नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो अभी अपनी चर्चा चल रही थी अवधि ज्ञान की, वो चर्चा अपनी पूरी हुई। इस बीच अपने को थोड़ा सा उपमा प्रमाण की चर्चा लेनी थी, तो उसके लिए थोड़ी सी चर्चा आज उपमा प्रमाण की देखते हैं। आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है पूरा जो पीडीएफ शेयर किए है हमने? देखिए, उपमा मान के 8 भेदों का स्वरूप लिखते हैं। शालू पढ़ो। यहाँ से भैया अब आगे। हाँ जी, अब नेट चला गया लगता है शालू का। चलो पूनम भाभी जी आप पढ़ो। अब आगे उपमान के 8 भेदों का स्वरूप लिखते हैं। उपमा मान। जो प्रमाण है जी, उपमा मान। उपमा मान, ठीक है। अब आगे उपमा मान के 8 भेदों का स्वरूप लिखते हैं। जो प्रमाण किसी पदार्थ की उपमा देकर कहा जाता है उसे उपमा मान कहते हैं। उपमा मान के 8 भेद हैं। एक पल्य, यहाँ पल्य अर्थात अनाज भरने की जो खास उसकी उपमा है। 2 सागर, यहाँ लवण समुद्र की उपमा है। 3 सूच्यंगुल, 4 प्रतरांगुल, 5 घनांगुल, 6 जगत श्रेणी, 7 जगत प्रतर और 8 लोक। इनमें से पल्य के 3 भेद हैं। 1 व्यवहार पल्य, 2 उद्धार पल्य और 3 अद्धा पल्य। व्यवहार पल्य का स्वरूप पूर्वाचार्यों ने इस प्रकार कहा है, उसी को दिखलाते हैं। पुद्गल द्रव्य के सबसे छोटे खंड को, टुकड़े को परमाणु कहते हैं। अनंतानंत परमाणुओं के स्कंद को, समूह रूप पिंड को अवसन्नासन्न कहते हैं। देखिए, पहला परमाणु, पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा अविभाज्य अंश परमाणु कहलाता है। और अनंत परमाणुओं का स्कंद वो अवसन्नासन्न है। क्या नाम है उसका? अवसन्नासन्न। और 8 अवसन्नासन्न का एक सन्नासन्न होता है। फिर ऐसे ही 8 सन्नासन्न का एक त्रुट रेणु होता है। फिर 8 त्रुट रेणु का एक त्रस रेणु। फिर 8 त्रस रेणु का एक रथ रेणु। 8 रथ रेणु का एक उत्तम भोग भूमि वालों का बालाग्र भाग। माने आप 8 रथ रेणु करेंगे तब उत्तम भोग भूमि के बाल का अग्र भाग आएगा, उसका मोटापन। फिर 8 उत्तम भोग भूमि वाले बालाग्र का एक मध्यम भोग भूमि वाले का बालाग्र। फिर 8 मध्यम भोग भूमि वाले बालाग्र का एक जघन्य भोग भूमि का बालाग्र। फिर जघन्य भोग भूमि के बालाग्र का एक कर्म भूमि का बालाग्र। फिर 8 कर्म भूमि के बालाग्र की एक लीक। लीक कहते हैं ना, सर में होती है लीक वगैरह। तो वो लीक का साइज कितना कि 8 कर्म भूमि के बालाग्र के बराबर एक लीक का साइज होता है। 8 लीक के बराबर एक सरसों, 8 सरसों के बराबर एक जौ, 8 जौ का एक अंगुल। ठीक है, 8 जौ का एक अंगुल माने मोटा मोटा 1.25 इंच का एक अंगुल कहते हैं। ठीक है, मोटा तकरीबन 1.25 इंच का एक अंगुल।
भैया ये 8 जो कैसे मानी जाएगी, मतलब एक के ऊपर एक रखेंगे या लंबाई में रखेंगे या कैसे रखेंगे? देखो लंबाई में नहीं रखेंगे। ये देखिए, ये जो अपनी अंगुल होती है ना, जो फर्स्ट, अब पोर अपनी जो होता अंगुल है, है पोर बोलते हैं ना, पोर बोलते हैं, पोरा। पूरा। हाँ पोर बोलते हैं हम देखो तो देखो, ऐसे इसकी चौड़ाई तो 0.25 इंच बैठेगी नहीं। 1 इंच तो नहीं। 1 इंच तो काफी बड़ा होता है। तो वैसे तो हाँ। इसके हिसाब से एक पोरे के बराबर सी बैठ रही है लगभग, हम्म। यानी ऐ- 8। ऐसे चौड़ी तो 0.25 इंच हो सकती है, पर ऐसे तो ज्यादा बड़ी है, इंच नहीं से नहीं, ज्यादा बड़ी है। 1 इंच से बड़ी तो नहीं होगी, अभी स्केल से नाप लेंगे। चलो, स्केल दियो बेटा एक। हाँ, देखो इस अंगुल को कहते हैं उत्सेदा अंगुल। ये जो पहले वाला अंगुल हमने बताया, जो 8 जो के बराबर होता है, वो है उत्सेद अंगुल। उत्सेद माने जिससे लंबाई अधिक नापी जाए। ये देखो स्केल आ गया, अब ये 1 इंच है। देखो मेरा पूरा एक पोरा 1 इंच का बैठ रहा है, आप सेंटीमीटर वाले में नाप रहे हो। ये जो इंच है ना, ये इतना है 1 इंच, तो 0.25 इंच लगभग। हाँ ठीक है, अगर आप इस नेल से लोगे ना ऐसे ऐसे थोड़ा सा, तो बैठ जाएगा लगभग 0.25 इंच। ठीक कह रहे हो, ठीक है। देखो अभी ये जो उच्छेद अंगुल की बात की, यानी लंबाई में जब नापेंगे, देखो जैसे आपको एक लंबी लाइन खींचते हैं, तो उसकी चौड़ाई और गहराई तो एक बिंदु के बराबर होती है, लेकिन लंबाई में जा रहा है। अगर उसकी चौड़ाई भी हो जाएगी तो फिर प्रतर हो जाएगा, और गहराई भी हो जाएगी तो घनांगुल हो जाएगा। ठीक है, एक सीधी लकीर की तरह। तो 8 जो के बराबर 1 अंगुल, यानी अगर आप 8 जो के दानों को ऐसे ऐसे लाइन से लगाएंगे, तो उसकी जो चौड़ाई आएगी वो ये आपकी 1 अंगुल के बराबर आएगी, यानी 0.25 इंच। चारों गतियों के जीवों के शरीर और देवों के नगर, मंदिर आदि का परिमाण इसी अंगुल से वर्णन किया जाता है। कौन से अंगुल से? उत्सेद अंगुल से। आपको बताएंगे आगे कि 24 अंगुल का एक हाथ होता है, ठीक है, फिर 4 हाथ का एक धनुष होता है, लेकिन उसमें अंगुल कौन सा लेना? अंगुल लेना अभी उत्सेद अंगुल। तो क्या जीवों के शरीर, चारों गतियों के जीवों के शरीरों की ऊंचाई वगैरह, देवों के नगर का प्रमाण, मंदिर आदि का परिमाण इसी अंगुल से नापा जाता है। इस उत्सेद अंगुल से 500 गुना बड़ा प्रमाण अंगुल होता है। क्या कहा? उत्सेद अंगुल से 500 गुना बड़ा प्रमाण अंगुल होता है। भरत क्षेत्र के अवसर्पणी काल के प्रथम चक्रवर्ती का जो अंगुल था, वो इतना बड़ा था। कितना? प्रमाण अंगुल के बराबर। ठीक है, 500 गुना बड़ा। इस प्रमाणांगुल से क्या क्या नापते हैं? महापर्वत, नदी, द्वीप, समुद्र इत्यादि का परिमाण ये महाअंगुल से होता है, जिसको हम प्रमाण अंगुल कह रहे हैं। ठीक है, जबकि वहां 4 गति के जीवों के शरीर, देवों के नगर, मंदिर आदि उत्सेद अंगुल से, लेकिन पहाड़, नदी, पर्वत, द्वीप, समुद्र आदि वो प्रमाण अंगुल से नापे जाते हैं। और भरत ऐरावत क्षेत्र के मनुष्यों का अपने अपने काल में जो अंगुल है, वो कहलाता है आत्मा अंगुल। क्या कहलाता है? आत्मा अंगुल। इससे क्या क्या नापते हैं? झारी, कलश, धनुष, ढोल, हल, मूसल, छत्र, चमर इत्यादि। क्योंकि वो तो जिस जिस काल में जो जो होंगे, वो उनके हिसाब से ही तो होगी ना। झारी, उनकी लुटिया, वो उनके अपने प्रमाण से होंगी, इसलिए इन सब में आत्मा अंगुल नापा जाएगा। ठीक है, अब जैसे मानो गिलास है, अब आदिनाथ भगवान के समय में ऐसे गिलास थोड़े ही होंगे, वो गिलास उनके अपने अंगुल के हिसाब से होंगे। हाँ, लेकिन नदी, पर्वत तो जैसे जब थे वैसे ही आज भी हैं। भरत, हेमवत, हरि, विदय,
हिमवन, महा हिमवन, निषद, नील, रुक्मी आदि। समझ गए? अब देखिए, 6 अंगुल का एक पाद होता है, ठीक है, 6 अंगुल का एक पाद, और 2 पाद का एक विलसत, जिसको बालिश्त कहते हैं, गिट नापते हैं ना जैसे, तो 2 पाद का, विलस्ती भी कहते हैं इसको, विलसत भी कहते हैं, बालिश्त भी कहते हैं, गिट कहते हैं, गिट से नापना। तो ये क्या होगा, कितने के बराबर हो गया? 12 अंगुल के बराबर हो गया, क्योंकि 6 अंगुल का एक पाद था और 2 पाद का एक बालिश्त हो गया। अब 2 बालिश्त का एक हाथ, अब 2 गिट से नापोगे ना, ये आपकी कोहनी तक आ जाएगा पूरा ऐसे, तो यहाँ कोहनी से लेके यहाँ तक, ये कहलाता है एक हाथ, ठीक है। प्रीति समझ में आ रहा है? ये थोड़ा समझ में आ रहा है। बताने के लिए बता रहे हैं, कोई बात नहीं है, तो थोड़ा सा समझने वाली बात है। 2 विलस्ती का एक हाथ, 4 हाथ का एक धनुष। अब यहाँ से यहाँ तक एक हाथ था, ऐसे ऐसे 4 हाथ के बराबर, देखो नापो, यहाँ से यहाँ तक एक हाथ हो गया, फिर ये 2 हाथ, 3, 4, तो यानी इतना बड़ा ये धनुष का प्रमाण हो गया, ठीक है। अब कौन से वाला होगा? ये तीनों तरह के हो सकते हैं, उत्सेद अंगुल, प्रमाण अंगुल के आत्मा अंगुल, जिससे आप नापें, ठीक है। तो तीनों प्रकार के धनुष के साइज अलग अलग आएंगे, डिपेंड करेगा कि आपने कौन से अंगुल से नापा है। अब देखिए, 4 हाथ का एक धनुष भैया ये तो बड़ा ये तरीका आपने ढूंढा, ये तरीका ऐसे कैसे, कहाँ से ढूंढा ऐसे? है, ये तो बढ़िया तरीका कि ऐसे 2 हो गए और ऐसे कर लिए तो 4 हो गए, और ये क्या। कैसे ढूंढा? आपको एक बात और बताऊं, आप अपने दोनों हाथ खोल के देखना और इसकी लंबाई नापना, दोनों हाथों की कितनी दूरी है। जितनी इसकी दूरी होगी उतनी आपकी पूरी ऊंचाई होगी। अच्छा, हाँ, नाप के तो देखना, किसी की कम ये ज्यादा कहाँ हो से तो ढूंढी बताना। आप? ये कहाँ से ढूंढी? अब देखना, बताना फिर। अब सब चीजें याद नहीं रहती ना, कहाँ सुनी कहाँ पढ़ी, कहीं या तो किसी से सुनी होगी। भाई ये तो मुझे बहुत बढ़िया लगा कि आपने कहा यहाँ तक एक हाथ, ये हो गए 2 हाथ, इन्हें फैला दिया, ये 4 हाथ हो गए। अरे एक बार मैं समझा रहा था, तो हमारी सभा में किसी को समझ में नहीं आया, जैसे मैंने दिखाया एक हाथ, ये हो गए 2 हाथ। अब यही बात किसी को समझ में नहीं आई कि 2 हाथ कैसे हो गए, ये तो एक ही हाथ है। तो भैया 2 हाथ हम नाप रहे हैं, जैसे एक हाथ का प्रमाण ये लिया, तो एक हाथ तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर इससे हमने नाप के देखा आगे ऐसे, तो यहाँ से ये यहाँ 2 तक हाथ, दूसरा हो गया। तो यही बात समझ में नहीं आई थी बहुत देर तक। तो आप लोगों को आगे धन्यवाद के पात्र हैं कि एक बार में आपको समझ में आ गए 4 हाथ कैसे हो गए। नहीं तो आदमी ये कहता है तो 2 ही हाथ हैं, 4 हाथ कैसे? 4 हाथ माप रहे हैं, हाथ यहाँ से यहाँ तक का है। 2000 धनुष का एक कोश, देखो ये एक धनुष था, तो ऐसे ऐसे 2000 धनुष का एक कोश, 4 कोश का एक योजन, कल बताया था ना आपको, 4 कोश का एक योजन। अब क्या करना है, प्रमाण अंगुल से निष्पन्न 1 योजन प्रमाण गहरा। देखो यहाँ 4 कोश लिखा है ना, तो 500 गुना हो जाएगा, क्योंकि प्रमाण अंगुल से ले रहे हैं। 1 योजन प्रमाण गहरा, 1 योजन प्रमाण व्यास वाला एक गोल गड्ढा बनाना। अब उस गड्ढे को उत्तम भोग भूमि, क्योंकि उत्तम भोग भूमि का बाल सबसे बारीक होता है, और बाल भी नहीं, उसका बाल का अग्रभाग, और वो भी 7 दिन तक के मेढ़ों से। 7 दिन से ऊपर वाले का मोटा हो जाता है बाल, 7 दिन तक का, 1 से 7 दिन तक का मेढ़ा हो तुरंत का जन्मा, उसके बालों के अग्रभागों से उस गड्ढे को पूरा भरना। अब गणित से बताएं तो उसमें पता है कितने रोम आएंगे, देखो ये भी सर्वज्ञ के ज्ञान में आया, उसकी काउंटिंग आपको केवल ज्ञान की महिमा आएगी। देखो कैसे स्पष्ट, आप गिन नहीं पाओगे, और भगवान की वाणी में आ गई पूरी संख्या एग्जैक्ट, ना एक कम ना एक ज्यादा, इतने रोम आएंगे उसके अंदर।
और अब ये भी वो है, उसके ऊपर चक्रवर्ती की सेना वेना चला के पूरा ठक करना है, तब इतने आएंगे। अब इस गर्त के नहीं, एक एक रोम को 100 साल बाद निकालते जितने काल में वो सब रोम समाप्त हो जाएं, उतने काल को कहेंगे व्यवहार पल्ले। इससे हमने क्या नापा? टाइम, कि कितना टाइम हो गया व्यवहार पल्ले का, आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है। अब ये जो रोमों की संख्या थी, इसको 100 वर्ष के समय समूह से गुणा करेंगे। 100 से नहीं, 100 वर्षों में कितने समय होते हैं? हाँ देखो, एक सेकंड में ही भैया असंख्यात एक समय बात होते हैं। पूछनी है हमको। हाँ पूछिए। भैया ये जो भरते हैं मेंढे के बच्चे, मेंढे के मतलब उसके जो बाल भरते हैं, तो उसमें एक एक ही मेंढा होगा या बहुत सारे होंगे? मतलब हम एक ही बार में भर देंगे बाल, या जब तक वो बाल भरे जाएंगे गड्ढे में? ये मुझे समझ में नहीं आया। मतलब आपको एक अपने ज्ञान में भरना है। आप कहोगे इतने सारे मेंढे कहाँ से लाएंगे, तो एक ही बार हाँ, में आपको और भरना है। मतलब हम आपको अंदाजा करा रहे हैं, ज्ञान में सोचना है आपको, आपको उसकी भाव वासना करा रहे हैं बस। एक ही बार में भरना है, ठस एकदम। एक ही बार में भरना है, तो एक ही बार में उसके इतने सारे बाल कहाँ से आएंगे फिर? कहीं से नहीं आएंगे, आपके ज्ञान में से आएंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको कैसे भाव वासना कराएं उस टाइम पीरियड की। ठीक है भैया। हम्म। देखो भैया, इस बात से भी अपने ज्ञान की कितनी महिमा आती है हाँ कि वैसे ओरिजिनली ये चीज काम करना पॉसिबल नहीं है, पर हमारे ज्ञान में सब हो रहा है। गड्ढा भी हो हाँ। रहा है, बाल भी भर रहे हैं, सेना भी गुजर रही है। मतलब ज्ञान की कितनी महत्व है, देखो कितनी हम्म। वो विशालता इसकी, सब अब चीज देखो, हो रही है। रोम, उसमें जो रोमों की संख्या थी उसको 100 वर्ष से गुना नहीं करना। 100 वर्ष में जितने समय हैं, सोचो कितने समय होंगे 100 वर्ष में, उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो आपको क्या पता भैया चलेगा? एक सेकंड में ये असंख्यात समय कहते हैं, तो 100 वर्ष हाँ, के कैसे निकालेंगे? तो वो इसलिए निकाल रहे हैं ना, क्योंकि 100 वर्ष में एक एक बाल निकाल रहे हो आप, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। तो आपको पता चल जाएगा कि व्यवहार पल्ले में कितना समय है। समझ में आया? कितना टाइम लग जाएगा? व्यवहार पल्ले मतलब कितना काल। कंप्यूटर में आ जाएगी डिजिट? कंप्यूटर में आ जाएगी ये डिजिट? नहीं आएगी, नहीं, कैलकुलेशन नहीं होती इसकी। ये ज्ञान की सामर्थ्य है बस। देखो, अब एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, जिसको हम कहते हैं ना उत्तरायण और दक्षिणायन। तो एक साल में 2 अयन होते हैं। एक अयन में 3 ऋतुएं होती हैं, इसलिए एक साल में 6 ऋतु होती हैं। एक ऋतु में 2 मास होते हैं। एक मास में 3 अहोरात्र होते हैं, यानी दिन रात। एक अहोरात्र में 30 मुहूर्त होते हैं। एक मुहूर्त की संख्यात आवली, एक मुहूर्त में संख्यात आवली होती है, और एक आवली के जगन्य युक्ता संख्यात समय होते हैं। एक आवली में कितने समय होते हैं? जगन्य युक्ता संख्यात समय। और जो द्वीप समुद्रों की संख्या है ना, वो भी जगन्य युक्ता संख्यात के समयों के बराबर है। अब देखो, व्यवहार पल्ले के एक एक रोम खंड के असंख्यात कोटि वर्ष के समय समूह प्रमाण खंड करने से, यानी हो नहीं सकते उसके छोटे, वो जितने हो सकते थे हमने पहले ही कर लिए थे। लेकिन अब कल्पना करो कि वो जो इतना छोटा पार्ट था, उसके भी कितने छोटे पार्ट करने हैं एक एक रोम के। असंख्यात करोड़ नहीं, असंख्यात करोड़ वर्षों में जितने समय होते हैं, समझ में आया? एक एक बाल के उतने छोटे छोटे और उसके खंड करो, तब निकलेगा आपका उद्धार पल्ले के रोम खंडों का प्रमाण। यानी उद्धार पल्ले की संख्या व्यवहार पल्ले से
असंख्यात करोड़ वर्ष के समय जितने हैं उतने गुना अधिक हो गए। ठीक है, जितने उद्धार पल्ले के रोम खंड हैं उतने ही उद्धार पल्ले के समय जानने। यहाँ पर ये कह रहे हैं, क्योंकि इसको उस तरह से खाली नहीं करना 100 वर्ष में एक, यहाँ तो आपको बता दिया उद्धार पल्ले के रोम खंड कितने आए, और जितने उसके रोम खंड आए उतने ही उद्धार पल्ले के समय हैं। जबकि अद्धा पल्ले में क्या बताया था कि रोम खंडों की संख्या से 100 वर्षों के जितने समय होते हैं उससे गुणा करो तब उसके समय आए थे। अब 1 कोटि के वर्ग को कोड़ा कोड़ी कहते हैं, यानी 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, उसको कहते हैं कोड़ा कोड़ी। देखो, द्वीप समुद्रों की संख्या उद्धार पल्ले से नापते हैं। द्वीप समुद्रों की संख्या उद्धार पल्ले से नापते हैं। हमने आपको कल बताया था ना कि 25 कोड़ा कोड़ी पल्ले के बराबर द्वीप समुद्र हैं। तो यहाँ पल्ले व्यवहार पल्ले वाले नहीं, उद्धार पल्ले वाले, तो कितनी बड़ी संख्या हो गई। अर्थात उद्धार पल्ले के समयों को 25 कोड़ा कोड़ी से गुना करने पर जो गुणनफल होता है उतने ही सब द्वीप समुद्र हैं। ठीक है, और भैया, और ये कहा है कि ये जितने भी द्वीप समुद्र हैं, इनके जो द्वीप हैं, इनमें सब में जघन्य भोग भूमि है। वहां पे वो रहते हैं। देखो 2.5 द्वीप के आगे, त्रियंच, 2.5 द्वीप के बाद, हाँ 2.5 द्वीप के बाद, ठीक है, और अंतिम जो स्वयंभू रमण द्वीप है उसको छोड़ के उसके उसमें तो मध्य कर्म भूमि। में, उसके मध्य में एक स्वयंभू रमण पर्वत है, उसके पहले पहले तक, क्योंकि उसके बाद तो कर्म भूमि लग गई। तो इतने में सब जगह पर उसके जघन्य भोग भूमि भूमि है त्रियंचों की। त्रियंच रहते हैं, त्रियंच। हाँ, त्रियंचों की जगन्य भोग भूमि। अच्छा जी, इतने मतलब इतने सारे त्रियंच हैं। हाँ जी, सबसे अधिक संख्या त्रियंचों की तो है। नहीं, वहां तो संगी पंचेंद्री होते होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, मनुष्य सबसे थोड़े हैं। वहां पे देखो, मतलब वो सारे जो पशु रहते हैं वो सब प्रेम मोहब्बत से रहते हैं, वो कोई किसी को बिल्कुल मारता मुरता नहीं। कोई मतलब नहीं किसी को। मेरे ख्याल से तो वो एक दूसरे से मिलते भी नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, और देखो, आपको पता है भोग भूमि के सभी जीव नियम से माने देवगति में जाते हैं। हाँ, ठीक है, जितने भी भोग पुण्य हैं उनके सभी जीव नियम से देवगति में जाते हैं। ठीक है, त्रियंच इतने सारे हैं भोग भूमि के। तो शिवानी बता रही है देवगति की मैक्सिमम सीटें ये भोग भूमियां त्रियंच ही फिलअप करते हैं। सारे भोग भूमि के त्रियंच घेर लेते हैं सारी सीटें जाके वहां देवगति की। क्योंकि मनुष्यों की संख्या तो बहुत थोड़ी है ना, 29 अंक प्रमाण कुल है। अब देखो, उद्धार पल्ले से बड़ा होता है अद्धा पल्ले, सबसे छोटा व्यवहार पल्ले, फिर उससे बहुत बड़ा उद्धार पल्ले, और सबसे बड़ा अद्धा पल्ले। तो जो उद्धार पल्ले के प्रत्येक रोम खंड के असंख्यात वर्ष के समय समूह प्रमाण खंड करने से अद्धा पल्ले के रोम खंड आते हैं, और जितने अद्धा पल्ले के रोम खंड हैं उतने ही अद्धा पल्ले के समय हैं। कर्मों की स्थिति देखो, जो कर्मों की स्थिति कहते हैं ना कि इतने पल्ले की इस कर्म की स्थिति, ये जो कर्मों की स्थिति है वहां जब पल्ले का प्रयोग किया, जैसे 3 पल्ले की आयु कही, तो वहां पल्ले कौन सा लेना, वहां लेना अद्धा पल्ले वाला। ठीक है, इससे कर्मों की स्थिति नापी जाती है। पल्ले को 10 कोड़ा कोड़ी से गुना करने पर सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का सागर होता है। अब अगर व्यवहार पल्ले से बनाएंगे तो व्यवहार सागर बनेगा, उद्धार पल्ले से बनाएंगे तो उद्धार सागर। अद्धा पल्ले 10 अद्धा पल्ले 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले से एक अद्धा सागर बनेगा।
ठीक है, तो अभी तो पल्ले बताया, पल्ले से सागर बनाया। किसी राशि को जितनी बार आधा आधा करने से एक शेष रह जाए उसको अर्धच्छेद कहते हैं। निकालो, बताओ 16 का अर्धच्छेद क्या होगा? 16 को आधा आधा करते रहो जब तक शेष एक ना बचे। देखो 16 का आधा किया एक बार, 8 आ गया, 8 का आधा किया 4, 4 का आधा किया 2, 2 का आधा किया 1 आ गया ना, 2 को 2 से भाग किया 1, तो 4 बार करना पड़ा। तो 16 के अर्धच्छेद कितने हो गए? 4 हो गए। 4। ठीक है, इसी को वर्गमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गमूल। 16 का वर्गमूल 4 होता है ना, ऐसे 256 का लगा के देख लेना, 16 आना चाहिए। लगा के देख लेना, अगर आ जाए, इसी को स्क्वायर रूट कहते हैं, है ना। गलती हो तो बता देना, सुधार लेंगे। जैसे 4 को 2 बार आधा आधा करने से 1 होता है, इसलिए 4 के अर्धच्छेद 2 आए, 8 के अर्धच्छेद 3 आए। ये वर्गमूल नहीं है, इसका मतलब ये वर्गमूल नहीं है। इसको क्या बोलेंगे उसकी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। जैसे वर्गमूल होता है, घनमूल होता है, कर्णमूल बोलते थे हिंदी में, तो हम लोग उसको समापवर्तक, क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं भैया, नहीं नहीं एलसीएम। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। देखो क्या कहना है, जैसे 8 है ना, 8 8 8 का आधा करो, 4 आया, फिर 4 का आधा किया 2 आया, 2 का आधा किया 1 आया, तो 8 के अर्धच्छेद कितने हो गए? 3। 8 का घनमूल निकालो, क्यूब रूट 3 क्या आता है? 2 वो तो आता है ना, पॉइंट में आएगा वो तो फिर। 2 आता है ना, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की हाँ। पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है। 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, पावर 3 का मतलब उसको उसी संख्या से 3 बार गुना करो, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है। और 8 का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। जैसे देखो स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ठीक है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ क्यूब रूट आ रहा है ना, तो वो 3 आ गया यहाँ पर उसके अर्धच्छेद। तो अर्धच्छेद आप समझ पा रहे हो क्या बोलते हैं उसको मैथमेटिक्स में? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल तो भैया फैक्टर। नहीं नहीं, फैक्टर नहीं। देखो हिंदी में तो करनी बोलते थे उसको। जैसे आप स्क्वायर रूट का साइन बनाते हैं ना, उसके अंदर 2 लिखते हैं। अब क्यूब रूट बनाते हैं तो 3 लिखते हैं। जैसे साइन ऐसे ही बनता है, याद है आपको? क्यूब रूट का साइन, उसके बीच में 3 लिखा जाता है। किसके पास थी मैथमेटिक्स 11 12th में? हाँ भैया याद है तो थी ना, तो आप लोगों को तो थोड़ा बहुत याद होगा ना। तो वो, मैं एक्सपोनेंशियल इसलिए नहीं कह रहा, वो उसकी पावर होती है। हम यहाँ आधा आधा करके आ रहे हैं। जैसे 2 की एक्सपोनेंट 3 हो गई तो वो 8 आया, लेकिन 8 को मैंने उसका स्क्वायर रूट निकाले कि क्यूब रूट निकाले, उस तरह से उसके अर्धच्छेद है। चलिए, अब ये चर्चा तो कल ही लेनी पड़ेगी, आज में तो खत्म नहीं होगी। अब ये विरलन वाली चर्चा कल लूंगा, आज हो नहीं पाएगी। अब बता देता हूँ। तो ये अर्धच्छेद हो गए। अद्धा पल्ले की अर्धच्छेद राशि का विरलन कर। अब अद्धा पल्ले कितनी बड़ी संख्या है, अब उसको आधा आधा करते रहो, आधा आधा करते रहो जब तक 1 ना आ जाए। तो ऐसा जितनी बार करना पड़ा, ठीक है, वो कहलाएगा उसके अर्धच्छेद। जैसे मान लो आप आया 100, क्या आया? 100, तो 100 का विरलन करो। 100 का विरलन क्या होता है? उसको फैलाओ। बच्चों को इसी तरह से सिखाए जाते थे घटा जमा। जैसे 8 में से 4 घटाने हैं, तो मास्टर पढ़ाते थे 8 का विरलन करो, 1 2 3 4, 8 जगह फैला लिया। अब उसमें से 4 घटाने, तो 4 काट दिए, बाकी कितने बच्चे वो लिख लिए। याद है, सबने ऐसे सीखे होंगे घटा जमा, हमने तो ऐसे ही सीखे थे।
इसको कहते हैं विरलन, ये हमारे शास्त्रों में बताया है। तो जो अर्धत छेद आए उसको फैलाओ सब जगह। जैसे मान लो अगर वो 25 की संख्या हो तो 25 जगह एक 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 लिखो और उनके ऊपर फिर 25-25 लिखो। इसको कहते हैं उसका विरलन करना। यानी जो अर्धत छेद की राशि आई, अर्धत छेद राशि का विरलन कर प्रत्येक एक एक के ऊपर, यानी एक एक कितनी जगह रखने, जितने अर्धत छेद आए। अब उस हर एक के ऊपर अद्धा पल्ले रखना है, अर्धत छेद नहीं, अद्धा पल्ले। तो अद्धा पल्ले की राशि को कितनी बार रखा, जितने उसके अर्धत छेद हैं इतनी बार रखकर अब उन सब अद्धा पल्लियों को परस्पर गुणा करो। आप कल्पना से बाहर है कि कितनी बड़ी संख्या आएगी। आप 8 का ही करके देखो, ठीक है। आप 8 जगह विरलन दिया। अब मान लो वो 256 की संख्या थी जिसके अर्धत छेद 8 थे मान लो, तो हर एक के ऊपर 256 256 8 बार लिखो, फिर उनको आपस में गुना करो, कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये जो राशि उत्पन्न होती है इसको कहते हैं सूची अंगुल। अब सूची अंगुल को मिला के बोला सूच्याङ्गुल, ठीक है। नहीं, इतनी लंबी आकाश के प्रदेशों की श्रेणी, उसका प्रमाण आया सूच्याङ्गुल, ठीक है। अब इसकी चर्चा थोड़ी सी कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।